अस्सलामुअलैकुम। हम ट्यूमर्स ऑफ एपिडर्मिस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्री मैलिग्नेंट एंड बेनाइन कंडीशन लास्ट वीडियो में कवर कर लिए। इस वीडियो में हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स पढ़ेंगे, जो कि 3 हैं: स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा एंड मेलानोमा। Starting with the squamous cell carcinomas, it is the second most common skin malignancy. याद रखिएगा, most common is basal cell carcinoma. Skin malignancy में most common is basal cell carcinoma और second most is squamous cell carcinoma. Males में again ज़्यादा exposure, basically males में ज़्यादा common है. Males में इसलिए ज़्यादा है somehow कि वो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं बाहर, और वहाँ पर उनका ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा होता है सनलाइट की वजह से. इस वजह से जो है शायद मेल्स में ज़्यादा कॉमन है. पैथोजेनेसिस अगेन यही है, यूवी लाइट के एक्सपोजर की वजह से डीएनए डैमेज होना, जैसे कि मैंने आपको इसकी प्री मैलिग्नेंट कंडीशन में बताया था. डैट वाज द एक्टिनिक केराटोसिस, के जिसमें हमारे पास यूवी लाइट के एक्सपोजर की वजह से डीएनए डैमेज हो रहा था. इसके अलावा ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसा जो होता है, ये एक हमारे पास एक डीएनए रिपेयर म्यूटेटेड डिसऑर्डर होता है, जिसमें हमारे पास यूवी लाइट इंड्यूस्ड डैमेज हो रहा होता है. TP53 की म्यूटेशन हो रही होती है और लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ द नॉच रिसेप्टर्स. ये इसके 4 हमारे पास पैथोजेनेसिस फैक्टर्स हैं. रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए, सो वी हैव ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस इन्फेक्शन से इसका रिलेशन है. देखिए, हर डिजीज़ में ना, जैसे मैंने एरिथ्मा मल्टीफॉर्म में आपको बताया था, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से उसकी एसोसिएशन है. लाइकन प्लानस में हेपेटाइटिस सी बताया था. अगर किसी डिजीज़ में आपको कोई स्पेसिफिक इन्फेक्शन मैं बता रही हूँ तो उसे याद रखिएगा, BCQ में पूछा जाता है, या ऑस्पी में भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ जाएगा किस वायरस के साथ एसोसिएटेड है. सो आपके पास वन वर्ड ही आंसर होगा. सो दैट वुड बी द ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस. तो याद रखिएगा. देन इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेंस लाइक ऑयल्स एंड टार्स, क्रॉनिक अनहीलिंग अल्सर्स के बहुत पुराने अल्सर्स हैं जो हील नहीं हो रहे, उसमें भी ये डेवलप हो सकता है. ओल्ड बर्न स्कार्स, आयोनाइजिंग रेडिएशन से एक्सपोजर पे, और इंजेक्शन ऑफ द आर्सेनिक केमिकल्स. मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो इसमें जो हमारे पास साइटोलॉजिकल एटीपिया नज़र आता है, यानी एटिपिकल सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स, डिस्प्लास्टिक सेल्स, वो ऑल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस में नज़र आ रहे होते हैं. मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एक्टिनिक केराटोसिस और बेसल सेल कार्सिनोमा में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कि जो एक्टिनिक केराटोसिस होता है उसमें साइटोलॉजिकल एटीपिया सिर्फ किस में नज़र आ रहा होता है, लोअर मोस्ट लेयर, डैट मीन्स बेसल लेयर में आ रहा होता है, जबकि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में ऑल लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस में मिल रहा होगा. नेक्स्ट वी हैव डिस्क केराटोसिस. डिस्क केराटोसिस का क्या मतलब होती है कि एक्सेसिव केराटिनाइजेशन हो रही हो ऑफ द सेल्स. उसके बाद इसके 2 पैटर्न ऑफ ग्रोथ होते हैं, जिसमें हमारे पास कॉमनली ऐसा पैटर्न होता है कि अल्सरेटेड ग्रोथ हो रही हो, सेंट्रलाइज्ड अल्सरेशन हो विथ एलिवेटेड मार्जिन्स हो, और लेस ऑफन, यानी ये तो आपके पास कॉमनली जो फॉर्म मिल रही होती है वजह ये होती है कि अल्सरेटेड ग्रोथ विथ एलिवेटेड मार्जिन्स. लेस कॉमनली एक पॉलीपॉइड मास की तरह हो, एक पॉलिप मास की तरह नज़र आ रहा हो विदाउट अल्सरेशन. साइट इसकी कौन कौन सी हो सकती है? फेस, पिना ऑफ द ईयर, बैक ऑफ द हैंड, म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन ऑफ द लिप, एनल कैनाल एंड ग्लैंड स्पैनस. ये सारी साइट्स ऑफ द स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हैं. उसके बाद बात करते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा की. दैट इज़ रोडेंट अल्सर्स. रोडेंट अल्सर्स इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ना एक टिपिकल फॉर्म मिलती है आपको कि सेंट्रलाइज्ड में ना आपके पास सेंट्रल नेक्रोसिस मिल रही होती है और रेज्ड रोल्ड एजेस मिल रहे होते हैं. अगर आपके पास कोई फिनोमेना, कोई केस सिनेरियो आ जाए और उसमें आपको ये कहा जाए सेंट्रल नेक्रोसिस विद अ रेज्ड रोल्ड margins, that means ये rodent ulcer है, basal cell carcinoma है. It is the most common type of the skin malignancy. स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है, रैपिडली ग्रो नहीं करता, लोकली इन्वेड कर रहा होता है, अपनी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को ज़रूर इन्वेड कर सकता है, बट मेटास्टेसाइज नहीं होता. अच्छा, साइट की बात की जाए तो 90% जो होता है ये फेस पर ही हो रहा होता है. फेस पर भी कहाँ पर? लोब ऑफ द ईयर से लेके कॉर्नर ऑफ द माउथ तक. लोब ऑफ द ईयर से कॉर्नर ऑफ द माउथ इसकी मोस्ट कॉमन साइट है. पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो ये हैजॉक पाथवे सिग्नलिंग जो होता है उसकी म्यूटेशन को इन्वॉल्व कर रहा होता है. अब इसमें जो है 2 तरह से इसकी म्यूटेशंस हम पढ़ेंगे. नेवोइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम. सिंड्रोम क्यों कह रहे हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन आपने यहाँ पे याद कर लेना है कि नेवोइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम में PTCH1 जीन की म्यूटेशन हो रही होती है, जबकि स्पोराडिक फॉर्म जो होती है उसमें आपके पास PTCH के साथ TP53 की म्यूटेशन हो रही होती है. बात करते हैं नेवोइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम, या जिसका दूसरा नाम है गॉर्डन सिंड्रोम में क्या होता है कि ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, जिसमें बेसल सेल कार्सिनोमा जो होता है वो एसोसिएट कर रहा होता है विद अदर कंडीशंस. और ये कौन सी कंडीशंस होती हैं? ओवेरियन फाइब्रोमा एंड मेडुलोब्लास्टोमा.
यानी सीएनएस का ट्यूमर या ओवेरियन ट्यूमर के साथ ये के साथ हो रहा होता है बेसल सेल कार्सिनोमा, दैट वाई इट इज़ नोन एज सिंड्रोम। मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो जो मोस्ट कॉमन पैटर्न होता है वो इसका नोड्यूलो अल्सरेटिव होता है। अच्छा, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, बीसीक्यू में पूछा जाता है कि पर्ली अपीयरेंस किस ट्यूमर की होती है। पर्ली क्यों होती है, शाइनी अपीयरेंस क्यों हो रही होती है, बिकॉज यहाँ पे प्रोमिनेंट डायलेटेड ब्लड वेसल्स होते हैं इन द सब एपिडर्मल रीजन, तो देयर विल बी टेलेंजेक्टिएसिस जिसकी वजह से डायलेटेड वेसल्स हो रहे होते हैं और वो हमारे पास पर्ली पेप्यूल्स की तरह अपेयर होते हैं ये ट्यूमर्स, याद रखिएगा। पर्ली पेप्यूल जो होता है वो बेसल सेल कार्सिनोमा में ही मिलता है सिर्फ। देन टू ग्रोथ पैटर्न होता है, मल्टीफोकल ग्रोथ पैटर्न की एक डिफ्यूज पैटर्न की तरह हो, मल्टीपल फोकाई बने हुए हों और एक नोड्यूलर लीजन्स होती हैं। अब नेक्स्ट ये है कि इसमें प्रोलिफ्रेशन हो रही होती है बेजोलॉइड सेल्स की। ये बेजोलॉइड सेल्स जो होते हैं बेसल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस से बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, इसीलिए इसे बेसल सेल कार्सिनोमा कहा जाता है, क्योंकि इसमें बेजोलॉइड सेल्स जो होते हैं प्रोलिफ्रेट हो रहे होते हैं। और एक पैलिसाइडिंग पैटर्न क्या होता है कि लाइन में एक सीक्वेंस में, वर्टिकल है तो एक सीक्वेंस में ऐसे ओवल बन रहा है तो एक सीक्वेंस में, यानी सेल ना बहुत अरेंज्ड मैनर में होंगे, बहुत अरेंज्ड मैनर होता है इनका। रिस्क फैक्टर्स में क्रॉनिक सन एक्सपोजर, लाइट पिगमेंटेड इंडिविजुअल्स यानी फेयर इंडिविजुअल, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, इम्यूनोसप्रेशन। ऑलमोस्ट ना सारे जो ट्यूमर्स हैं स्किन के, उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं ना उनमें मेल, सन एक्सपोजर एंड फेयर स्किन, ये तो तीन तो मोस्ट कॉमन ही है आपके पास, ठीक है, रिस्क फैक्टर्स। उसके अलावा अगर किसी की प्री मैलिग्नेंट लीजन है तो वो एक अनदर रिस्क फैक्टर ऐड हो जाता है। बस यही इसके रिस्क फैक्टर्स ईजी है याद करना स्किन के, क्योंकि सब में कॉमन है। देन लास्टली वी हैव मेलानोमा। मेलानोमा हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर है ऑफ द मेलानोसाइट्स। इसकी जो है बिनाइन कंडीशंस मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई थी, जिसमें डिसऑर्डर्स ऑफ पिगमेंटेशन में मैंने डिस्प्लास्टिक नेविया वगैरह पढ़ाया, वहाँ से अच्छे से उसको देख लिएगा। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसल सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी ऑफ स्किन है, लेकिन अगर बीसीक्यू पूछा जाए मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी ऑफ द स्किन लीडिंग टू डेथ इज मेलानोमा, डेथ तक जो जाता है वो मेलानोमा होता है, और वैसे कॉमनली बेसल है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो सनलाइट एक्सपोजर सब में ही थी। देन हेरिडिटरी फैक्टर्स आ जाते हैं। इसके अलावा डिस्प्लास्टिक नेवियस सिंड्रोम मैंने आपको पढ़ाया डिसऑर्डर्स ऑफ पिगमेंटेशन में, उसमें क्या हो रहा होता है कि आपके पास ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, जिसमें डिस्प्लास्टिक नेवियाई बन रहे होते हैं। इसमें आपके पास म्यूटेशन हो रही होती है, ब्राफ की म्यूटेशन हो रही होती है, वो फर्दर लीड कर सकते हैं टुवर्ड्स द मेलानोमा। देन जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, एल्बिनिज्म एंड मेल जेंडर आर द अदर रिस्क फैक्टर्स। साइट की बात की जाए मैन में ज़्यादा कॉमन होता है, कौन सी जगह पे, अपर बैक। वुमेन में कॉमन होता है बैक एंड लेग्स की साइड पे। पैथोजेनेसिस में आपको पिक्चर से समझाती हूँ। सो अगर आप बुक की ये पिक्चर समझ लेंगे तो आपको मेलानोमा की जो पैथोजेनेसिस है ना उसका अच्छा खासा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। बेसिकली सबसे पहले जो है जो हमारे पास बिनाइन लीजन होती हैं, डिस्प्लास्टिक नेवियस या मेलानोसाइटिक नेवियस, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस चीज़ की म्यूटेशन होती है, ब्राफ की या रास जीन की म्यूटेशन हो रही होती है। इन दोनों की म्यूटेशन है जिसकी वजह से बिनाइन कंडीशन बनी। देन टेलोमेरेज की एक्टिवेशन हुई और उसकी वजह से एटिपिकल सेल्स बनना शुरू हो गए, यानी बिनाइन से थोड़ी सी बात आगे बढ़ती जा रही है। अब फिर क्या हुआ कि हमारे पास इतना ज़्यादा सेल्स एटीपिया हुआ कि देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ द मेलानोमा। अब मेलानोमा इन द रेडियल ग्रोथ फेज, मैं आपको बताती हूँ कि रेडियल ग्रोथ क्या है और वर्टिकल ग्रोथ क्या है। पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले लें। मेलानोमा बनना शुरू हुआ इन द रेडियल ग्रोथ फेज। उसके बाद जब आपके पास P60 जीन की म्यूटेशन हो गई, बेसिकली P16 जीन जब लॉस होगा तो उसकी वजह से रेटिनोब्लास्टोमा जो कि एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो भी लॉस हो जाएगा, तो सेल्स एक्सेसिवली ग्रोथ करना शुरू कर देंगे और उसकी वजह से वर्टिकल ग्रोथ फेज में चला जाएगा मेलानोमा। अब ये जो वर्टिकल ग्रोथ फेज होता है ना, इसके बाद मजीद P53 P10 की म्यूटेशन यानी मजीद जेनेटिक म्यूटेशन होती चली गई और उसके बाद ये मेटास्टेसाइज कर जाएगा ये ट्यूमर। अब बताती हूँ मैं आपको कि जो हमारे पास रेडियल ग्रोथ और वर्टिकल ग्रोथ में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले तो बिनाइन कंडीशन थी, उसके बाद जब हमारे पास जेनेटिक म्यूटेशन हुई तो उसकी वजह से मेलानोमा बना है ना रेडियल ग्रोथ। रेडियल ग्रोथ ऐसी ग्रोथ होती है जो कि मेटास्टेसाइज नहीं कर सकती, ये बिल्कुल ना हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही होती है कि सेल्स जो है ना एक नेस्ट की तरह बस ऊपर ऊपर सुपरफिशियली स्प्रेड हुए होते हैं। लेकिन जब मजीद म्यूटेशन होगी और एंटर करेगा इनटू द वर्टिकल ग्रोथ, तो वर्टिकल ग्रोथ क्या होती है, ये पूरी डीपर टिश्यूज़ में पेनिट्रेट कर जाती है, नोड्यूल की तरह पूरी एक ना पूरी पेनिट्रेशन करके एक थिक नोड्यूल की तरह बन जाता है और इसके पास जो होता है मेटास्टेसिस पावर होता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियल ग्रोथ एंड द वर्टिकल ग्रोथ।
अब अगर मैं इसकी जेनेटिक म्यूटेशन की क्लासिफिकेशन बताऊं तो वी हैव सेल साइकिल कंट्रोल जीन्स म्यूटेशन, जिसमें CDKN2A जीन म्यूटेट हो रहा होता है और उसकी वजह से हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन्स लाइक P15 और P16, जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया कि P16 लॉस हो रहा होगा। देन प्रो ग्रोथ पाथवे जो हमारे पास म्यूटेशन होती हैं, जिसमें ब्राफ की म्यूटेशन आ जाती है, जो कि इनिशियल जो हमारे पास इनिशिएटिंग म्यूटेशन होती है वो ब्राफ और रास की होती है। उसके बाद P10 की म्यूटेशन होती है जो कि इसको मेटास्टेसाइजिक पावर दे रहा होता है। देन लॉस ऑफ म्यूटेशन इन द न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1। टेलोमेरेज म्यूटेशन हो रही होती है, डैट मीन्स कि ये हमारे पास टेलोमेरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो जीन होता है उसकी म्यूटेशन हो रही होगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो सेल्स है ना वो उनकी एटिपिकल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो ये इसकी बेसिक पैथोजेनेसिस की जो जेनेटिक म्यूटेशन है वो बता दिया और किस तरीके से ये बढ़ रहा है वो भी बता दिया। अब अगर बात की जाए ग्रोथ फेजेस की ऑफ द मेलानोमा, सो वी हैव अ रेडियल ग्रोथ एंड अ वर्टिकल ग्रोथ। रेडियल ग्रोथ जो होती है, जैसे मैंने बताया कि इनिशियल फेज होता है ये इस ट्यूमर का, ये इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टली सुपरफिशियली ये स्प्रेड कर रहे होते हैं, डीप नहीं जाते, मेटास्टेसाइज नहीं होते। वर्टिकल ग्रोथ फाइनल फेज ऑफ इन्वेजन होता है, इसमें डाउनवर्ड ग्रोथ हो रही होती है ट्यूमर सेल्स की डीपर टू द डर्मिस तक, एंड ये नोड्यूल्स बन जाते हैं, इसमें मेटास्टेटिक पोटेंशियल रखता है। और डेप्थ ऑफ एक्सटेंशन आप मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेसलो थिकनेस। ब्रेसलो थिकनेस जो होता है ना, ये एक प्रोग्नोस्टिक या प्रिडिक्टिंग एक फैक्टर है। इस ब्रेसलो थिकनेस के ज़रिए आप बता सकते हैं कि कितना मेटास्टेटिक पोटेंशियल है ऑफ दिस ग्रोथ। देन वी हैव वेरिएंट ऑफ मेलानोमा, जिसमें ये 4 टाइप्स हैं, बहुत इजी है। सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा ये मोस्ट कॉमन सब टाइप है। इसमें सुपरफिशियल से, जैसे मैंने बताया आपको, सुपरफिशियल हॉरिजेंटली स्प्रेड करे, दैट मीन्स ये रेडियल ग्रोथ है, तो इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है क्योंकि मेटास्टेसाइज नहीं करेगा। देन वी हैव लेंटिको मेलिग्नेंट मेलानोमा, ये हमारे पास वो टाइप ऑफ मेलानोमा है जो कि सन एक्सपोज्ड से ही होगा। सो सन डैमेज्ड हो रही होती है ऑफ द स्किन ऑफ द फेस। एल्डर्स में ज़्यादा कॉमन है, रेडियल ग्रोथ होती है इसकी भी और गुड प्रोग्नोसिस। नोड्यूलर मेलानोमा, नोड्यूल आ गया, डैट मीन्स वर्टिकल ग्रोथ है और बैड प्रोग्नोसिस रखेगा क्योंकि मेटास्टेसाइज हो जाएगा। एक्रेल लेंटिजिनस मेलानोमा की बात की जाए, सो ये हमारे पास पांच और सोल्स पर राइज कर रहा होता है। अब इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो हमने नॉर्मल रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे ना वो इसमें नहीं आते, इसमें डार्क स्किन इंडिविजुअल्स आ जाते हैं और यूवी लाइट से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, यानी सनलाइट से रिलेटेड ये नहीं होता और डार्क स्किन इंडिविजुअल्स में ये हो रहा होता है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द मेलानोमा आपने अच्छे से समझने हैं। मैंने आपको मेलानोसाइटिक नेवी में क्या बताया था कि उसकी जो हमारे पास जितने भी फीचर्स थे ना, उसको जब आप एक्सेसिव कर दें या इस चीज़ से मिला दिया जाए या अपोजिट कर दिया जाए ना उसका, तो डैट मीन्स वो मेलानोमा है। अब हमारे पास ये मोल लाइक ग्रोथ हो रही होती है, एसिमेट्रिकल होता है, बॉर्डर्स आर इरेगुलर, उसके क्या था, रेगुलर बॉर्डर्स थे, वेल डिफाइंड थे, इसके इरेगुलर होते हैं। इसमें कलर वेरिएशंस मिल रही थी, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ब्लू, ग्रे, बहुत सारे कलर्स मिल सकते हैं आपको, उसमें सिर्फ ब्राउन कलर मिल रहा था। 6 मिलीमीटर डायमीटर से ज़्यादा होगा, वो लेस देन 6 था। देन ये हमारे पास यूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है, जो फर्स्ट सिम्टम होता है वो इचिनेस होती है। अच्छा, ये इसका ABCD पैटर्न याद रखिएगा, इजी टू अंडरस्टैंड और मतलब मेमोराइज करना इसको ईजी है बिकॉज ऑफ दिस ABCD, तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है ऑस्पी में। अच्छा, वार्निंग साइन क्या होता है? अब अगर किसी को मोल लाइक ग्रोथ है, नॉर्मली भी अगर पिगमेंटेड स्किन है, सो वो क्या ऐसे सिम्टम आ रहे होंगे उसके कि वो सस्पेक्ट करेगा कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन। सबसे पहली चीज़ तो इनलार्जमेंट होना शुरू हो जाएगी, प्री एग्जिस्टिंग मोल की इनलार्जमेंट हो रही होगी। देन इचिंग और पेन होना शुरू हो जाएगा उस रीजन पे। उसके बाद कोई अदर पिगमेंटेड लीजन्स बनना शुरू हो जाएंगी बॉडी पे। इरेगुलर बॉर्डर्स होना शुरू हो जाएंगे, जैसे आप पिगमेंटेड लीजन थी उसकी ऐसे, अब वो क्या होगा, थोड़े से इरेगुलर बढ़ रहा है ना, स्प्रेड हो रहा है, तो इरेगुलरिटी आ रही होगी उसमें और कलर वेरिएशंस आ रही होंगी। ये सारे वार्निंग साइंस होते हैं जो कि वो प्री एग्जिस्टिंग मोल में देख सकता है और उसके बाद वो सस्पेक्ट कर सकता है कि येस समथिंग इज गोइंग ऑन और वो फिर डॉक्टर की तरफ जाएगा। देन प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या होते हैं इसके? डेप्थ ऑफ इन्वेजन अगर लेस देन 1.7 मिलीमीटर है, माइटोसिस की एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ रिग्रेशन, फीमेल जेंडर बिकॉज ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, ब्रिस्क ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट malignant tumors of the skin. Jazakallah.